Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Knowledge by Jyoti. Today I am going to discuss about introduction and midwifery and obstetrical nursing which comes under the unit first in OBG. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मिडवाइफरी क्या होता है। तो मिडवाइफरी इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन विच बिलीव इन द प्रोवाइडिंग केयर टू चाइल्ड बियरिंग वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड बर्थ. नॉट ओनली दिस बट इवन ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड. तो मिडवाइफरी जो होती है वो हेल्थ केयर प्रोफेशंस होती हैं. इनका काम होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और लेबर के दौरान और बर्थ के दौरान जब बच्चे का बर्थ होता है तो इस टाइम पे क्या होता है, मिडवाइफरी का काम होता है उनको हेल्प करना. और साथ ही साथ जब पोस्टपार्टम पीरियड होता है यानी कि डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है उसमें भी मिडवाइफरी हेल्प. However, midwifery further deal with the care of newborn and assist the mother in the breastfeeding. उसके बाद क्या होता है कि मिडवाइफरी का ये भी काम होता है कि उसे न्यूबॉर्न के केयर को असिस्ट करना. मदर को कैसे, एक न्यूली मदर जो होती है उनको पता नहीं होता है कि बच्चे का केयर कैसे करना चाहिए, तो मिडवाइफरी उसे असिस्ट करती है, उन्हें बताती हैं कि हम बच्चे का न्यूबॉर्न का कैसे केयर कर सकते हैं. और जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक होते हैं वो सब भी मिडवाइफरी का काम होता है मदर को एक्सप्लेन करने का. ओबीजी में हमारे मिडवाइफरी, गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ये जो 3 टर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जैसा कि हम मिडवाइफरी के बारे में जान चुके हैं कि मिडवाइफरी का काम क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर के टाइम और चाइल्ड बर्थ के टाइम, एज वेल एज डिलीवरी के बाद जो न्यूबॉर्न होते हैं उनका केयर और मदर को ब्रेस्ट फीडिंग असिस्ट करना. ये सब जो काम होता है वो मिडवाइफरी का होता है. तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो गायनाकोलॉजी है. गायनाकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि गायनाकोलॉजी इज अ मेडिकल स्पेशलिटी फोकस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेसिकली हम गायनाकोलॉजी में स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे को फोकस करते हैं, जिसमें कि हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं जो कि अफेक्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे कि यूट्रस को अफेक्ट करता है, ओवरीज को अफेक्ट करता है, सर्विक्स को करता है, फॉलोपियन ट्यूब को करता है, वजाना एंड वाल्व्स को करता है. इन सब में अगर कोई बीमारी होती है तो ये मेनली जो होता है गायनाकोलॉजी में ही आता है. नेक्स्ट वी कैन सी द ऑब्स्टेट्रिक्स. It is the branch of medicine that deal with the care of women during pregnancy, childbirth and recuperative period following the delivery. तो obstetric में क्या होता है कि एक ब्रांच होता है जिसमें हम डील करते हैं ड्यूरिंग जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और चाइल्ड बर्थ के बाद भी जो होता है, और डिलीवरी ओवरऑल जो डिलीवरी पीरियड होता है जो कि रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी. ओवरऑल जो ये पीरियड होता है इसमें जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं वो जो होता है ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आता है. और जो गायनाकोलॉजी होता है ये इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होता है वो जो होता है गायनाकोलॉजी के अंदर आता है. और जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो जो होता है ऑब्स्टेट्रिक्स में आता है. तो आई होप यू इन दोनों के अंदर उनका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. गायनाकोलॉजी जो होता है कि स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फोकस करता है, उसके प्रॉब्लम्स, उसके डिजीज, उसके ट्रीटमेंट को फोकस करता है. और जो हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स होता है वो जो होता है ड्यूरिंग ये प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम पीरियड और डिलीवरी टाइम, ये सब में इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ऑब्स्टिकल नर्सिंग. ऑब्स्टिकल नर्सिंग क्या होता है? ऑब्स्टिकल नर्सिंग ऑल्सो कॉल्ड पेरीनेटल नर्सिंग is a nursing specialty that work with a patient who are attempting to become pregnant, are currently pregnant or having recently delivered. तो ऑब्स्टिकल नर्सिंग को हम पेरीनेटल नर्सिंग भी कहते हैं. पेरीनेटल नर्सिंग मतलब होता है सराउंडिंग द बर्थ टाइम. जो बर्थ टाइम होता है उसे हम पेरीनेटल नर्सिंग कहते हैं. बर्थ के पहले के टाइम को हम प्रीनेटल कहते हैं और बर्थ के बाद को हम पोस्टनेटल कहते हैं. तो जो पेरीनेटल टाइम होता है उसको हम ऑब्स्टिकल नर्सिंग बोल सकते हैं. नर्सिंग स्पेशली दैट वर्क विद अ पेशेंट, ये जो होता है स्पेशली किसके साथ वर्क करता है? तो अटेम्प्टिंग टू बिकम अ प्रेग्नेंट, जो मदर प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करने वाली होती है और जो करेंटली प्रेग्नेंट होती है और जो रिसेंटली डिलीवर्ड होती है, मतलब कि रिसेंटली जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनका पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है, पोस्टनेटल पीरियड चल रहा है, वो लोग जो होते हैं ऑब्स्टिकल नर्सिंग के अंडर में आते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग. ट्रेंड्स मतलब होता है क्या आजकल यूज हो रहा है, पहले के ज़माने में क्या यूज होता था और क्या अब चेंज होके न्यू जनरेशन में क्या हम लोग यूज करने लगे हैं, यानी क्या बदलाव आया है पहले के कंपेयर आजकल में. तो हमारा पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आया है ये देखते हैं. एज द टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूनाइज्ड
It has made dependency on the computer in today's world and require nurse to become skilled in their use of modern technology. पहले क्या होता था कि जो भी हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकेशन हिस्ट्री, वट जो भी चीजें होती थी हम केस शीट में लिखते थे, वो उसका एक हार्ड कॉपी होता था हमारे पास। लेकिन अब क्या है, इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। अब कंप्यूटर में इस सब चीजों को कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें ही इंटर करते हैं, जिससे कि देखने में आसानी होती है। हम कंप्यूटर से ही फार्मेसी में ऑर्डर करते हैं और देन रिसीविंग फॉर्म लेते हैं। वट जो भी काम होता है हॉस्पिटल में रिलेटेड टू पेशेंट, हम लोग जो है कंप्यूटर में ही करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें एक स्किलफुल नर्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट द हैंड ऑन केयर ऑफ द क्लाइंट इज रिड्यूस। तो सारी चीज़ें इतनी एडवांस हो गई है, मशीन के द्वारा होने लगी है, तो जो हैंड टू हैंड केयर हम लोग पेशेंट को देते थे वो अब कंपेयर टू बिफोर वो रिड्यूस हो गया है। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि फीटोस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। पहले हम लोग क्या करते थे, फीटोस्कोप यूज करते थे, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर्स आ गया है, जिससे कि हम कंटिन्यू मशीन के थ्रू ही फीटल के हार्ट रेट को सुनते रह सकते हैं, जिसमें कि हमें फीटोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ हाई टेक केयर। जैसे कि आजकल के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हाई टेक्नोलॉजी की केयर प्रोवाइड करने लगे हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि कॉस्ट को भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो होता था कम अमाउंट में हम केयर प्रोवाइड करते थे, क्योंकि हम कम टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज करते थे, मशीन को कम यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, वो सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि कॉस्ट को भी इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जैसे कि अल्ट्रासाउंड, फीटल मॉनिटरिंग, ये सब के लिए क्या होता है कि कपल को जो है गुड अमाउंट ऑफ मनी को पे करना पड़ता है। आजकल जो होता है ऑब्स्टिकल केयर जो है एक बिजनेस बन चुका है केयर प्रोवाइडर्स के लिए। नेक्स्ट ट्रेंड है हमारा चेंजिंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के पैटर्न में आजकल जो होता है बहुत से चेंजेस आ चुके हैं कंपेयर टू बिफोर। देयर आर इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन अंटिल दे आर इन देयर 30s। सो इसमें क्या है कि पहले के कंपेयर अभी जो है वर्किंग वुमेन्स की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, जब तक कि वो 30s की नहीं हो सकती है। एज अर्ली मैरिज प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यू। मतलब अभी भी हमारे कंट्री में क्या है कि जो नाबालिग लड़कियां होती है, जो उनका एज, मैरिज का एज नहीं होता, 18 साल से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है, ये अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पे कंटिन्यू। ओल्डर मतलब कि 30 या 35 साल से ऊपर की जो प्रीमी ग्रेविडा मदर होती है उनको हम लोग बोलते हैं, और यंगर मतलब कि 18 साल से जो नीचे की प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, प्रीमी ग्रेविडा होती हैं, उनको हम बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ है जो आजकल के ट्रेंड्स में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फेस एज अ इंक्रीज हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क में चली जाती है, जैसे कि प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट बेबी, ETC। इस तरीके की चीज़ें जो है आजकल के जनरेशन वाली जो वुमेन्स होती हैं उनको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कंपेयर टू बिफोर। नेक्स्ट ट्रेंड है हमारा फैमिली सेंटर्ड केयर, मैटरनिटी केयर। एज ए प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज ए कंसिडर्ड एज ए फैमिली इवेंट। नर्सेस कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर इन केयर एंड कंसल्ट फैमिली मेंबर अबाउट अ प्लान ऑफ केयर एंड प्रोवाइड क्लियर हेल्थ टेक्निक सो द फैमिली मेंबर कैन रेगुलेट द मदर एंड बेबी केयर। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ क्या है, एक फैमिली इवेंट है। इसमें क्या नर्स जो होती है एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है, जो कि फैमिली कंसल्ट करती है फैमिली मेंबर को, एक प्लान देती है कि कैसे वो जो होता है केयर प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को, मदर को। तो बेसिकली इसी नर्स का यही काम होता है कि वो एक प्रॉपर हेल्थ केयर प्लान बताती है फैमिली को, कैसे वो बेबी को और मदर को केयर प्रोवाइड। नेक्स्ट ट्रेंड है हमारा राइजिंग सिजेरियन बर्थ रेट। पहले के कंपेयर अभी जो है सिजेरियन बर्थ रेट जो है वो बढ़ गया है। इसका रीजन है कि विद द यूज ऑफ फीटल मॉनिटरिंग एंड अल्ट्रासाउंड फॉर द प्रीनेटल मॉनिटरिंग एंड पेरीनेटल इवैल्यूएशन ऑफ द फीटल कंडीशन, द रेट ऑफ सिजेरियन बर्थ हैज इंक्रीज्ड। सो पहले क्या था कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी कि हम फीटल के एक एक मोमेंट को ऑब्जर्व कर सके। तो अभी क्या है, फीटल मॉनिटरिंग और अल्ट्रासाउंड के थ्रू प्रीनेटल मॉनिटरिंग, उनका जो केस होता है वो बच्चे का कंडीशन पहले ही पता कर लेते हैं। तो जिसमें हमें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिखता है तो हम डायरेक्ट उन्हें सिजेरियन सेक्शन के लिए लेके जाते हैं, जिसकी वजह से कंपेयर टू बिफोर अभी जो है सिजेरियन सेक्शन के रेट जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फादर।
सो पहले जो होता था कि फादर्स लोग का रोल ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हम लोगों को लगता था कि फादर्स का कुछ रोल होता ही नहीं इसमें, लेकिन पेरेंटिंग में कहीं न कहीं फादर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आजकल के ट्रेंड में ये भी काउंसलिंग दी जा रही है कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं, बच्चे को सँभालना सिर्फ़ माँ का काम नहीं, एज़ वेल एज़ फादर का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। नेक्स्ट है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन family lifestyle. So changes in social structure and variation in family lifestyle has altered healthcare priorities for a maternal and child health nurse. Today, client advocacy and increased focus on health education and new nursing role are way in which nurses have adapted to these changes. तो पहले के कंपेयर अब क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसमें क्या होता है कि नर्स जो होती है फोकस करती है, तो इसमें जो नर्सेस होती है वो हेल्थ एजुकेशन देती है मदर को, फैमिली को, ताकि वो जो अब न्यूली चेंजेस होते हैं उसे इजीली अडेप्ट कर सके और अपने लाइफ स्टाइल में उसे चेंज कर सके। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। नर्स का जो रोल है पहले से अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारी नर्स होती है उनका काम होता है असेसमेंट करना और एक प्रोफेशनल जजमेंट देना और उन्हें बताना कि क्या उनके लिए ज़रूरी है। नर्सेस कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, एक न्यूली मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, न्यूबॉर्न के लिए। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टे। पहले के कंपेयर अब क्या है कि ट्राई किया जाता है कि पेशेंट को कम से कम टाइम के लिए हॉस्पिटल में स्टे कराया जाए। तो इसके लिए क्या है, वुमेन विथ ऑनसेट ऑफ प्री टर्म लेबर आर अलाउड टू रिटर्न होम ऑन मेडिकेशन विथ द कंटिन्यू मॉनिटरिंग आफ्टर द इनिशियल ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। जो हमारे प्री टर्म लेबर होते थे उसे पहले क्या होता था, हम लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रखते थे, लेकिन अब क्या है उन्हें अलाउ किया जाता है घर जाने के लिए एक प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू, और उनको कंटिन्यू मॉनिटरिंग, पहले हम उनका कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं, देन उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, और जो हमारे इनिशियल ट्रीटमेंट होते हैं यानी कि स्टार्टिंग के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हॉस्पिटल में हम अच्छे से पूरा कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो ठीक रहते हैं, अगर उन्हें नीड नहीं है हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए, तो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ उन्हें हम लोग घर भेज देते हैं। मदर एंड न्यू बॉर्न्स आर नाउ स्टेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 days और लेस आफ्टर द अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ। अगर कोई बच्चा है जिसको कोई भी तरीके की बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है, तो मदर और न्यूबॉर्न जो है तो 2 दिन और उससे कम टाइम पे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकते हैं, अगर किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। Nurse midwife should provide the initiative health technique to the women who stay less in the hospital. They also need to close and continue follow-up by the home care community health nurses. तो जो मदर और चाइल्ड होती है उन्हें इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करने के बाद जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है मदर और चाइल्ड को एक क्लोज एंड कंटिन्यू फॉलोअप की ज़रूरत होती है, जिसका काम पूरा करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस। उनका काम होता है उनके घर पे जाके उनके बच्चे का, माँ का जो है हेल्थ कंडीशन कंटिन्यू एज अ फॉलोअप की तरीके से चेक करते रहने का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्री कंसेप्शन केयर एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ पेरेंटहुड। इसमें क्या होता है कि जो कपल होते हैं वो कंसीव करने से पहले ही डॉक्टर या नर्सेस से जाके मिलते हैं, जिसमें वो अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और किसी भी तरीके का उन्हें प्रॉब्लम है या उन्हें किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, वट एवर जो भी उनके कन्फ्यूजन होते हैं, जो भी उनके अंदर क्वेरीज होती है, वो जाके डॉक्टर या नर्स से पूछते हैं और एक तरीके से काउंसलिंग होता है और उनको पेरेंटहुड के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो है, प्री काउंसलिंग इज अ मीटिंग विथ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जनरली इन अ डॉक्टर और नर्स बाय द कपल बिफोर अटेम्प्टिंग टू बिकम अ प्रेग्नेंट। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कपल होते हैं वो जाके एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलते हैं, जो कि डॉक्टर्स भी हो सकती है, नर्स भी हो सकती है, जो कि प्रेग्नेंट होने से पहले मिलती है। इसको हम प्री काउंसलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसका एम क्या होता है, अगर हम प्री कंसेप्शन केयर दे रहे हैं या फिर हम प्रिपेयर कर रहे हैं पेरेंटहुड के लिए, तो इसके एम इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो हेल्प द कपल टू अचीव प्रेगनेंसी। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज होती है, वोमेन्स होती है, जो कि वो सही से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर या नर्स जो होती हैं उनको हेल्प करती हैं कि कब और कैसे वो उनको सही तरीके से कंसीव वो कर सकेंगी। दूसरा है डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। बहुत सारे जो कपल होते हैं जो कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज हो जाता है, तो ये काउंसलिंग हेल्प करती है
जो प्रेगनेंसी लॉस के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग द चांस ऑफ बर्थ डिफेक्ट। ये काउंसलिंग अगर माँ को किसी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है या हार्मोनल डिजीज है, थायराइड है, या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है या प्रीवियस सर्जरी हुई है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक इफेक्ट भी जो होते हैं वो बच्चे को इफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से बच्चा जो होता है नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले से हम काउंसलिंग देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या हेल्प होता है बच्चे में किसी भी तरीके का बर्थ डिफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूविंग हेल्थ एंड आइडेंटिफाई मेडिकल कंडीशन दैट माइट अफेक्टिंग प्रेगनेंसी। सो सेम चीज है, इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन तो मदर को नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि थायराइड नहीं है, थायराइड, डायबिटिक मिल्टस, और बेसिकली इसमें ज़्यादातर हार्मोनल इफेक्ट ही होता है। तो किसी भी तरीके का मेडिकल कंडीशन, हाइपरटेंशन, ये सब भी आ जाएगा उसमें। तो ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि मदर के थ्रू बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। इसमें HIV, एड्स, ये सब भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। मतलब कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, किसी तरीके का इफेक्ट जो कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो सकता है, मतलब कि पहले हुआ था उनको, जैसे मान लीजिए एक ट्यूबरक्लोसिस हुआ था मदर को और वो फिर मेडिसिन खाई, अब वो खत्म हो गया, लेकिन वो उनके अंदर है अभी भी, या और भी चीजें हो सकती है मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड जो कि पहले थी और अब नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी जो है प्रेगनेंसी में इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मेडिकेशंस that might possibly affect the fetus and changing them to safer ones. So इसमें क्या है कि अगर माँ का कोई मेडिसिन चल रहा है, वो कोई मेडिसिन कंटिन्यू ले रही है या पहले लिया करती थी, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सही नहीं होते हैं, वो फीटस को इफेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं होता कि प्रेगनेंसी के टाइम ही हम मेडिसिन लेते हैं तो ही वही मेडिसिन सिर्फ हमें इफेक्ट करती है। कुछ मेडिसिन होती है जो हम पहले लेते हैं और उसका कुछ अंश होता है या फिर कुछ चीजें होती है जो कंटिन्यू हमारे शरीर में पाई जाती है और वो भी हमारे फीटस को इफेक्ट कर सकती है। तो ये सारे जो एम्स होते हैं जो कि हेल्प करता है हम जब प्री कंसेप्शन का केयर लेते हैं, तो प्री काउंसलिंग जो है इन सब चीजों से हमें बचाने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन विजिट, पेशेंट्स वेट, height should be measured and inquiries should be made about the bulimia, anorexia, pica, vegetarian eating habits and megavitamins supplements। So इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल हैबिट को देखेंगे, जिसमें कि हमें पेशेंट के हाइट एंड वेट पता होना चाहिए। जो वोमेन होती है शॉर्ट हाइटेड अगर होंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी प्रेगनेंसी में, और हाइट बहुत मैटर करता है इसमें। देन वेट ऑल्सो, वो अंडर वेट है या ओवर वेट है तो ये भी चीजें इफेक्ट करती है। दूसरा हमारा है कि उन्हें किसी भी तरीके का ईटिंग डिजॉर्डर तो नहीं है। ईटिंग डिजॉर्डर मतलब होता है कि बुलिमिया, मतलब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारे खाने की हैबिट बहुत ज्यादा होती है। एनोरेक्सिया मतलब हम बहुत कम खाते हैं। पाइका जो होता है कि बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है अननेसेसरी चीजें खाने का, जैसे चॉक पीसेस, अनन्यूट्रिशनल चीजें जिसे हम बोल सकते हैं, चॉक पीस खाना, सॉइल खाना, मिट्टी खाना, ये सब चीजें उन्हें बहुत टेस्टी लगती है जिनका खाने का कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरा है वेजिटेरियन है, उनकी हैबिट है, या नॉन वेजिटेरियन, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनका जो है डाइट, उनका जो है डाइट मेंटेन करेंगे। एंड देन मेगा विटामिन सप्लीमेंट, वो किस तरीके के सप्लीमेंट्स लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज हु इज कैपेबल टू बिकम अ प्रेग्नेंट टेक 0.4 mg ऑफ फॉलिक एसिड डेली स्टार्टिंग 1 to 3 months प्रायर टू प्लान कंसेप्शन एंड थ्रू आउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होते हैं वो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर वो वुमेन जो कैपेबल होती है प्रेग्नेंट होने के लिए, उनके अंदर 0.4 mg फॉलिक एसिड डेली प्रेजेंट होना चाहिए। और ये इसे अगर हम कंसेप्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें कंसेप्शन करने से 1 to 3 month प्रायर ही उसे स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि कंटिन्यू करना चाहिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। तो ये हेल्प होता है हमारे प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज। सो इम्प्रूव मैटरनल सेल्फ एस्टीम, इम्प्रूव मैटरनल फिटनेस, डिक्रीज प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। तो एक्सरसाइज जो है मदर के लिए सेल्फ एस्टीम के लिए काफी अच्छा होता है। देन मैटरनल फिटनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट होता है उसे भी डिक्रीज करने में एक्सरसाइज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मेडिकल कंडीशन। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है जो कि प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो है डायबिटीज मिल्टस। सो कंजेनाइटल एनोमलीज आर 2 to 6 टाइम मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट डायबिटिक पेशेंट देन नॉन डायबिटिक पेशेंट वोमेन। तो जो डायबिटिक मदर होती है उनमें कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस जो होते हैं नॉर्मल मदर से 2 to 6 टाइम ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज ए कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन अ प्रेगनेंसी। इट लीड टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी। जो एपिलेप्सी होता है ये एक बहुत ही कॉमन तरीके का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जो कि लीड करता है हमारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी को, मतलब कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हमारा वो इरेगुलर हो जाता है, टाइमली नहीं होता है, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन कर देता है जिसमें कि ओव्यूलेशन होने में भी प्रॉब्लम्स आती है और इन सब भी चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी प्री कंसेप्शन पीरियड में ही हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर हम इसे मैनेज सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये एक्लेम्सिया को लीड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिजीजेज रह चुके हैं तो। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कि क्या होता है कि वैक्सीनेशन फॉर द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड एंड प्री कंसेप्शन पीरियड। कुछ जो वैक्सीनेशंस होते हैं वो हमें रिकमेंडेड किए जाते हैं प्री कंसेप्शन पीरियड में ही, जिसमें कि हमें सबसे पहले टेटनस का लेना जरूरी होता है, रुबेला, वैक्सीला, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस बी। इन सभी का वैक्सीनेशन लेने से क्या होता है कि फीटस को हम इन सभी बीमारियों से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि कैफीन इज ए प्रेजेंट इन द मोस्ट बेवरेज। बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है जैसे कि चॉकलेट्स में पाया जाता है जो, और कुछ मेडिसिन होती है जैसे कि कोल्ड का और हेडेक का जो मेडिसिन लेते हैं उसमें भी कैफीन पाया जाता है। और अगर हम 1 कप कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें 120 mg कैफीन होता है, एंड देन 1 कप टी लेते हैं तो उसमें 40 mg होता है। अगर हम कोक पीते हैं तो उसमें 40 mg कैफीन होता है। तो ये सब चीज़ों को भी हमें पहले से ही कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज भी करना हमारे लिए प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि सबसे मेन हमारा टबैको होता है। 12 to 20% वोमेन जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो स्मोकिंग करती हैं, जिसका कि एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो इन्फेंट को भी होता है। तो जो प्री काउंसलिंग के टाइम पे हमें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कपल को कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, और प्रेगनेंसी के दौरान हमें इसे स्मोकिंग को छोड़ना होता है। देन हमारा अल्कोहल आता है। मोस्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस of exposure of alcohol during pregnancy is fetal neuroalcoholic syndrome, consisting of the trial of prenatal and or postnatal growth retardation, neurodevelopmental anomalies and facial abnormalities। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल लेने की वजह से क्या होता है बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम पाया जाता है। दूसरा कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है कंपेयर टू नॉर्मल फीटस। और इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल अनोमलीज होता है जिसमें कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाता, और फेशियल अनोमलीज मतलब कि बच्चे का जो फेस होता है वो भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट एंड मोर्टालिटी रेट। तो अल्कोहल स्टॉप करने से क्या होगा, ये बहुत बड़े अमाउंट पे हमारे बर्थ डिफेक्ट को स्टॉप कर सकता है, और जो मोर्टालिटी रेट होता है चाइल्ड बर्थ का वो भी कम हो सकता है। इफेक्ट्स इंक्लूड इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक। अल्कोहल स्टॉप करने से क्या होगा, ये इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक जैसी चीजें भी स्टॉप हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा इलिसिट ड्रग्स। इसमें क्या है कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि वो किस तरीके का वोमेन जो है किस किस तरीके का ड्रग पहले से ले रही है, कौन कौन सी मेडिसिन ले रही है, उन सभी की काउंसलिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इनके काफ़ी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें कि हमें हाइपर एक्टिविटी, इनिशिएशन सिंड्रोम इन ओल्डर ईयर, लो बर्थ वेट बेबी एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीक्लेम्सिया, एब्रेप्टो प्लासेंटा, फीटल डिजीज, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन, ये इतने तरीके की चीज़ें जो है प्रेगनेंसी के दौरान सडनली देखने को मिल सकती है। तो इन सभी से प्रिवेंशन के लिए जो वो ड्रग ले रही है उनका हमें सही तरीके से काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
नेक्स्ट हमारा मेडिकेशंस। अगर कपल को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है जैसे एसटीडी, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब, तो उसे मेडिसिन के थ्रू क्या है कि हम सही कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसमें क्या है कि द प्री कंसेप्शन विजिट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्क्रीन फॉर अ जेनिटल इन्फेक्शन सच एज क्लैमिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। तो ये सब चीजें जो होती है, क्लैमिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सब इन्फेक्शन होते हैं जो कि एसटीडी के थ्रू एक कपल को हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब कि बहुत सारी वुमेन जो होती है आजकल, वर्किंग वुमेन होती है जो कि ऑफिस जाती है और बाहर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं। केमिकल से एक्सपोजर हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, जो कि उन्हें प्रेगनेंसी में इफेक्ट कर सकती है। तो ये काउंसलिंग उन्हें ऑक्यूपेशनली भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ये जो है एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू होता है, जिसमें कि पेशेंट जो होती है हमारी विक्टिम होती है, तो फिजिशियन को ये असेस करना होता है और उसे इमीडिएटली जो होता है सेफ जोन में लेके जाना होता है। नेक्स्ट क्या क्या प्रिपरेशन करने होते हैं हमें कंसेप्शन से पहले। तो पहला हमारा फिजिकल प्रिपरेशन होता है, जिसमें कि एज जो है 18 ईयर से एबव होनी चाहिए। और फिर इसमें जेनेटिक काउंसलिंग लेनी जरूरी होती है। स्टॉप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 मंथ अर्लियर। अगर हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो 3 मंथ पहले से ही स्टॉप कर देनी होती है। स्टे फ्री ऑफ इन्फेक्शन से ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादातर उससे दूरी बनाए के रखे, उससे फ्री रहें। नो एक्सपोजर ऑफ हजार्ड सब्सटेंस, किसी भी तरीके के हजार्ड सब्सटेंस से एक्सपोजर नहीं करना है। नेक्स्ट है डाइट शुड बी बैलेंस, नॉट एनीमिक, नॉट मालनरिश। तो डाइट हमें प्रॉपर तरीके से लेनी है, उसमें एनीमिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हीमोग्लोबिन लो नहीं होना चाहिए, और जो है मालनरिश नहीं होना चाहिए, उनका वेट प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द वायलेंस। और वायलेंस मतलब कि ये हम फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, किसी भी तरीके के वायलेंस से ट्राई करना है कि दूरी बना के रखें। देन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, प्लान फॉर अ मैटरनिटी लीव। फाइनेंशियल प्रिपरेशन फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के टाइम जो केयर बढ़ेगा, उसमें केयर दिया जाएगा, उसमें फाइनेंस की भी जरूरत होगी। प्रिपेयर फॉर अ केयर ऑफ न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न के केयर के लिए भी रेडी रखना होगा। हम इनके बेनिफिट्स देखेंगे। हेल्दी चिल्ड्रन, इससे क्या होगा कि हमें हेल्दी चिल्ड्रन मिलेगा। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म तक हम ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लो रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बहुत सारी वुमेन्स होती है जो कि डिलीवरी के बाद उन्हें मेंटली वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, जिससे कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती है। तो उसका काफ़ी लो रिस्क होता है अगर वो खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हैं। तो मोर चांसेस फॉर अ नेचुरल इंटरवेंशन फ्री बर्थ, चांस होते हैं कि वो नेचुरल तरीके से, अगर हम उसे प्रेग्नेंट वुमेन को पहले से ही ध्यान रखेंगे तो नेचुरल तरीके से डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। इम्प्रूव सक्सेस रेट ऑफ IVF। रिड्यूस मॉनिटरिंग सिकनेस रिड्यूस होगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ अबॉर्शन, प्रीमैच्योर बर्थ एंड अबनॉर्मलिटीज। क्या होगा, अबॉर्शन, प्रीमैच्योर बर्थ एंड अबनॉर्मलिटीज के जो रिस्क होंगे वो भी रिड्यूस होंगे। हेल्दी कंसेप्शन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ, हेल्दी तरीके से माँ जो होगी वो कंसीव करेगी, प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल तरीके से वो रहेगी और बर्थ भी उनका नॉर्मल होगा। इंक्रीज फर्टिलिटी, और जो अगर कोई इनफर्टिलिटी वुमेन है उनके फर्टिलिटी में भी ये हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी वुमेन है तो उनको काउंसलिंग के थ्रू हेल्प होगा कैसे वो कंसीव कर सकती हैं। देन प्रिपेयरिंग फादर का क्या रोल होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फादर को भी फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से खुद को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रैंड पेरेंट्स प्रिपरेशन, फैमिली काउंसलिंग भी देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि एक पूरा फैमिली सपोर्ट मिलता है मदर को। सिबलिंग्स एजुकेशन क्लासेस, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अपने न्यू बच्चे आने की वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें कम प्यार मिलेगा, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, जेलसी होने लगती है। तो सिबलिंग को भी एजुकेट करना होता है। देन प्रिपरेशन फॉर अ फैमिली। एट द एंड फिजिकली एंड मेंटली सपोर्ट के लिए ऑल ओवर द फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है एक मदर के लिए, तो उनके लिए भी एक काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी। मिडवाइफरी नर्स के रोल क्या होते हैं। तो इसमें पहला हमारा है द मिडवाइफ्स हैव अ यूनिक रोल इन अ केयर ऑफ मदर एंड बेबीज बाय द प्रोवाइडिंग नेसेसरी
सुपरविजन, केयर, एडवाइस टू द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टपार्टम पीरियड। तो एक जो मिडवाइफरी नर्स होती है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें ये क्या करती है, एक सुपरवाइजर की तरीके से काम करती है और वो क्या करती है, सुपरवाइज करती है प्रेग्नेंट वुमेन को उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनके लेबर के टाइम पे, एज वेल एज उनके पोस्टपार्टम पीरियड में भी उन्हें उनका हेल्प करती है और उन्हें सही एडवाइस देती है और बताती है कि उन्हें खुद का केयर और चाइल्ड का केयर, इन्फेंट का केयर कैसे करना चाहिए। They conduct deliveries as their own responsibility and provide care to the mother and the newborn। जो मिडवाइफ नर्सेस होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो होती है वो डिलीवरी कंडक्ट करती हैं और जो है प्रॉपर केयर देती हैं मदर को और न्यूबॉर्न को। नेक्स्ट जो है, दे प्रमोट नॉर्मल बर्थ and detect complication in the mother and child, provide access to medical care or other appropriate assistance and perform emergency measure। तो इनका जो मेन काम होता है ये ज़्यादातर नॉर्मल बर्थ को ही प्रमोट करती है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे भी डिटेक्ट करती है और जो जल्दी से जल्दी जो भी इमरजेंसी केयर होता है वो भी प्रोवाइड करती हैं। They are involving in the health counseling and education not only for the women but also within the family and community। तो मिडवाइफ नर्स जो होती है वो एक काउंसलर के तरीके से भी काम करती है और वो एजुकेट करती है ना सिर्फ वुमेन को, एज वेल उसकी जो पूरी फैमिली होती है और कम्युनिटी आस पास उसके जो लोग होते हैं उन्हें भी वो अच्छी काउंसलिंग देती है और बताती है इनके बेनिफिट्स और कैसे हम केयर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें एक मिडवाइफ नर्स का काम होता है ये सब बताने का। They are responsible in antenatal education and preparation for a parenthood, promote women's health, sexual reproduction हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। तो मिडवाइफ नर्स जो होती है वो एंटीनेटल एजुकेशन देती है, प्रिपेयर करती है पेरेंटहुड, मतलब कि जो कपल होते हैं उसे भी काउंसलिंग देती है और एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए उन्हें प्रिपेयर करती है, प्रमोट करती है वुमेन के हेल्थ को, उसके सेक्सुअल लाइफ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, इन सब चीज़ों को वो सही तरीके से एजुकेट करती है, काउंसलिंग देती है। They provide complete, accurate and relevant information to the patient and remain responsibilities for the patient until she is either discharged or formally transferred। So जो मिडवाइफ नर्स होती है वो क्या करती है, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होता है वो देती है पेशेंट को। वो रिस्पॉन्सिबल होती है पेशेंट के लिए तब तक जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए या फिर वो फॉर्मली किसी और जगह पे ट्रांसफर ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने ओबीजी के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस किया है जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज के लिए थैंक यू सो मच।